जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन लॉजिक में। देखिए, आज हमें अध्याय 4 द्विघात समीकरण का एक टॉपिक है 4.3। ये हमारी बुक में 82 पेज में यदि आप खोजोगे तो मिल जाएगा। देखो, ये पॉइंट कहता है कि गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टेड है और हमारे एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ईमानदारी से जब आप पढ़ाई करोगे और मेहनत करोगे तो आपको उसका परिणाम जरूर मिलेगा। ठीक है ना। कहा जाता है ना कि आप परिश्रम करिए, फल की चिंता मत करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। हम पहले जानेंगे कि गुणनखंड क्या होता है और गुणनखंडों के द्वारा यानी गुणनखंड करके द्विघात समीकरण के जो मूल प्राप्त करते हैं वो हम कैसे हासिल करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, गुणनखंड तो अभी इससे पहले आप लोगों ने अध्याय 2 में सीखा है, तो वहां पास आप बहुपदों का गुणनखंड करते थे। अब यहाँ पास किसका गुणनखंड करेंगे? समीकरण का गुणनखंड करेंगे। तो देखो, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। गुणनखंड की तो सेम प्रोसेस होती है, लगभग ये आप सभी से बनती भी होगी। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पास दिया जा रहा है, उसको पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उदाहरण 3 के माध्यम से हम यहाँ गुणनखंडों को समझेंगे कि किस प्रकार से द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके हम हल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, व्यापक रूप में एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहां a इज नॉट इक्वल 0 का एक मूल कहलाता है। देखो, एक मूल क्या कहलाता है? यहाँ द्विघात समीकरण का अल्फा कहलाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका एक मूल क्या हुआ? अल्फा हुआ। किसका मूल है? ये द्विघात समीकरण का मूल कहलाती है। यदि a × α² + b × α + c = 0 हो तो हम यह भी कह सकते हैं कि x = अल्फा द्विघात समीकरण का एक हल है। ठीक है ना। तो यहाँ पास अल्फा आपको क्या कहलाएगा, या कि अल्फा को आप क्या कहोगे? अल्फा को आप कहोगे द्विघात समीकरण का एक हल कह सकते हो। कब कह सकते हो आप अल्फा को एक द्विघात समीकरण का हल? जब अल्फा क्या हो, यानी कि वास्तविक संख्या हो एक अल्फा। ठीक है ना। तब द्विघात समीकरण में अल्फा इसका क्या होगा? एक हल हो सकता है, या कि x = अल्फा द्विघात समीकरण का एक हल है, अथवा अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है ना। जब संतुष्ट करेगा तो अल्फा क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण का हल कहलाएगा। बच्चों, इससे तो आप वाकिफ होंगे, इसी को अल्फा कहते हैं ना। बार बार जो अल्फा अल्फा बोल रहे हैं ना, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना। ऐसे आप लोग बना सकते हो आसानी से, इसी को हम बोलते हैं अल्फा। ठीक है। तो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। ध्यान दीजिए कि द्विघात समीकरण, देखिए, इसका समान रूप होता है ax² + bx + c के शून्यक, और द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एक ही हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बहुपद के कितने मूल होते हैं, तो आप बताना कि बहुपद के 2 मूल होते हैं। लेकिन द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो आप बताओगे कि द्विघात समीकरण का कितना मूल होता है? एक ही मूल है। द्विघात समीकरण का एक मूल और द्विघात बहुपद के 2 मूल। कौन कौन से? अल्फा और बीटा, उसमें 2 मूल होते हैं। लेकिन द्विघात समीकरण का कितना मूल होता है? द्विघात समीकरण का एक मूल होता है, और उसको हम बोलते हैं अल्फा बोलते हैं। ध्यान रखना। तो द्विघात बहुपद के 2 मूल हुए और द्विघात समीकरण का एक मूल हुआ। ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद ये क्या होगा? द्विघात बहुपद का देखो, यहाँ पास बहुपद बोल रहा है ना कि द्विघात ये बहुपद है ax² + bx + c क्या है? द्विघात बहुपद। इसके कितने शून्यक होते हैं? 2 होते हैं। और द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। देखो, इसमें समीका का चिन्ह नहीं है। ठीक है ना। तो बहुपद को हम क्या लिखते हैं? px लिखते हैं, और इसको जो समीकरण होता है हमारा, तो इसको क्या लिखते हैं? px = 0 लिखते हैं। ठीक है ना। तो px = 0 यदि लिखा है तो वो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन केवल px लिखा है, तो जब केवल px लिखा रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो देखो, बहुपद और समीकरण में यही डिफरेंस है कि बीच में समीका का चिन्ह होता है, और बहुपद की तुलना जब 0 से कर दी जाती है तो वो क्या कहला जाता है? समीकरण कहला जाता है। तो द्विघात समीकरण का कितना मूल हुआ? एक मूल हुआ। द्विघात बहुपद का कितना मूल हुआ? 2 मूल हुआ। अब बच्चों, हम आ जाते हैं अपने उदाहरण नंबर 3 में। देखो, कह रहा है कि गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए
हम इसके क्या ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। हम शुरू करते हैं इसका हल। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को लिख लेना है। तो हमारा देखो समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। ये हो गया हमारा समीकरण। अब देखो इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखो सामान्य रूप से तुलना करके हम लिख लेंगे कि इसमें a की वैल्यू क्या है। देखो a की वैल्यू है 2। a की वैल्यू का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है, 2 है। गुणांक का मतलब जिससे गुणा हो रहा हो x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का गुणा किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, इसलिए x स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक है, फिर देखो b की वैल्यू, तो b की वैल्यू है यहाँ -5, तो लिख दिए हमने -5। फिर देखो c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू है 3, तो लिख दिया यहाँ हमने 3। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है इसका। तो चलिए करते हैं गुणनखंड शुरू। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, a और c का आपस में गुणा, यानी a इंटू सी। तो देखो a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, तो जो ac का मान आएगा, तो ac का मान कितना आया, 6। अब देखो जो बीच वाला पद है, बीच वाला पद है आपका -5, है ना, यानी b की वैल्यू कितनी है, -5। अब -5 को हमें दो हिस्सों में तोड़ देना है, और कुछ ऐसा तोड़ना है दो हिस्सों में कि जब हम इन दोनों हिस्सों को जोड़े घटाएं यानी योग करें तो -5 आए, और जब दोनों टूटे हुए हिस्सों को आपस में गुणा करें तो AC की वैल्यू 6 आए। तो आपको देखो पता है 2/3 कितना होता है, 2/3 6 ही होता है, यानी जो AC का गुणा हो रहा है ना, वही इसमें दोनों हमें खंड प्राप्त हो रहे हैं। तो 2/3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब इनको आपस में जोड़ना घटाना है, तो देखो दोनों 3 और 2 कितना होगा, जैसे मान लो कि आपका 2 है और 3 है, तो 3 और 2 5 होगा। लेकिन हमें 5 माइनस में न लाना है, देखो यहाँ क्या लिखा है, -5 लिखा है, यानी b की वैल्यू -5 में आनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ -2 कर लेंगे और -3। देखो अब -2 और -3 को आपस में जोड़ो घटाओ, तो देखो माइनस माइनस समान चिन्ह है, तो -5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, दोनों सजाती हैं तो जुड़ जाएंगे। और 2 और 3 का यानी -2 गुणे -3 करो, इनका गुणा करो। ठीक है, तो जब आप इनका गुणा करोगे तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, और 3 दूना 6 होगा। ठीक है ना बच्चों, तो देखो हमें यहाँ दो वैल्यू मिली, -2x और -3x। तो चलो इन्हीं को उठा कर रख देंगे। इसको हम यहाँ अब लिखेंगे, इसको लिखना होगा 2x स्क्वायर -2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, देखो इस प्रकार से हमने यहाँ व्यक्त कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो देखो अब यदि आगे मान लो कि हमें चिन्ह लगाना है, जैसे गणित को हल कर रहे हैं ना, तो यहाँ काहे का चिन्ह लगाओगे, सो दैट का से निष्कर्ष निकलता है। ये नहीं कि यहाँ भी एक इक्वल का चिन्ह ठोक दें, डबल इक्वल का चिन्ह नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये एक समीकरण है, बहुपद नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है ना, यहाँ इक्वल का चिन्ह नहीं लगाओगे, काहे का चिन्ह लगाओगे, सो दैट का, से निष्कर्ष निकलता है। देखो यहाँ -2 -3 जब आपस में जुड़ेंगे तो -5 आएगा ना, यानी ये उल्टा सीधा दोनों ओर चलना चाहिए। अब चलो इसमें हम 2 2 का जोड़ा बना करके ये 2 बना देंगे इनको, और इनको 2 बना देंगे, इनमें से ले लेंगे कॉमन। तो देखो यहाँ क्या है, 2x है, यहाँ भी देखो 2x है, तो दोनों जगह जब 2x है तो 2x ले लिए कॉमन। तो जब 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, 2x स्क्वायर था तो एक ठो x बच गया ना, तो एक ठो बस x यहाँ लिख दिए। ठीक है ना, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, अब 2x तो कॉमन आ गया, जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। ठीक है ना, तो यहाँ पास क्या आ गया, x - 1। अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो -3 ले लो कॉमन। तो जब आप -3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचा, x बचा। अब देखो माइनस जब कॉमन में आ गया तो ये प्लस जो है तो गुणा माइनस प्लस का होगा तो माइनस आ जाएगा। 3 कॉमन तो 3 एकम 3 है ना, क्योंकि जब 3 का गुणनखंड आप करोगे तो 3 एकम 3 ना मिलेगा, आपको मिलेगा। तो 3 यहाँ आ गया और 1, ये सब रफ है भला, आप इसको रफ में करना, फेयर केवल हमारा इतना ही है। अब हम यहाँ पास देख लेंगे कि जो हमारा ये कॉमन आना चाहिए, इक्वल में 0 को तो हम छोड़ रहे हैं, तो यहाँ इक्वल क्या हो गया आपका 0। आप देख रहे हो कि x - 1 यहाँ भी आया है, x - 1 यहाँ भी, यानी यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, x - 1 ले लेंगे, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, देखो यहाँ बचा 2x और -3, तो लिख देंगे 2x - 3। ठीक है ना, बराबर में 0। अब इनकी अलग अलग 0 से कर देंगे तुलना, तो ये आपको मिल जाएगा x - 1 इक्वल 0। अब इसी प्रकार से इसकी भी हम 0 से तुलना कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा
2x माइनस 3 बराबर 0, यानी दोनों की हम अलग अलग 0 से तुलना कर दिए। अब इसके बाद देखो क्या होगा, ये आगे हमारा हो जाएगा x बराबर, देखो माइनस का 1 है तो इधर 0 के पक्ष में जाएगा, यानी LHS से RHS में जाएगा, तो x बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ जब हम आगे इसको भेजेंगे तो x बराबर, देखो सबसे पहले माइनस 3 है ना, ये पक्षांतरित होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 3, और देखो 2 x के साथ गुणे में है तो 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो देखो यहाँ हमें x का मान, पहला मान क्या मिला है, 1 मिला है, और x का दूसरा मान क्या मिला है, 3/2 मिला है। ठीक है ना, तो अतः हम यहाँ पास लिख देंगे, अतः 1 और 3/2 समीकरण के मूल हैं। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से आप किसी भी द्विघात समीकरण का गुणन खंडन करके और उनके मूल ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पास हमारे मूल क्या क्या प्राप्त हुए हैं, 1 व 3/2 प्राप्त हुए हैं।